अगर मैं बात करूं 5 दिसंबर 1945 की, तो यूएस नेवी के 5 लड़ाकू विमान एक साथ उड़ान भरते हैं। इस मिशन को नाम दिया जाता है फ्लाइट 19 मिशन, जिसमें टोटल 14 क्रू मेंबर थे और इसको लीड कर रहे थे सर चार्ल्स टेलर। ये जो चार्ल्स टेलर है ये बहुत ही अच्छे वार वेटरन हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पायलट हैं और ये पहली बार 5 दिसंबर 1945 को उड़ान भरने जा रहे हैं, 14 क्रू मेंबर्स को लीड करने जा रहे हैं। दोस्तों ये दोपहर 2:10 पे उड़ान भरते हैं, तब तक सारी चीज़ें नॉर्मल रहती हैं। ठीक 2 घंटे के बाद ये ईस्ट की तरफ चलते हैं और थोड़ी देर के बाद 2 घंटे के बाद रेडियो ट्रांसमिशन के थ्रू एक मैसेज आता है जो चौंका देता है सबको। ये मैसेज आता है कि हमारा कंपास और बैकअप कंपास वर्क नहीं कर रहा है, हम अपनी डायरेक्शंस और पोजीशन को पता नहीं कर पा रहे हैं कि हम कहाँ पे हैं। Both my compasses are out and I'm trying to find Fort Lauderdale, Florida. I'm over land but it's broken. I'm sure I'm in the Keys but I don't know how far down and I don't know how to get to Fort Lauderdale. और थोड़ी देर के बाद ही इनका जो सिग्नल होता है टूट जाता है। इस फ्लाइट 19 मिशन के किसी भी क्रू मेंबर का कोई भी अता पता नहीं चलता है, 5 लड़ाकू विमान का कोई भी अता पता नहीं चलता है। तो दोस्तों इस दुर्घटना के बाद में सर्च एंड मैरीन रेस्क्यू की जो टीम है वो एक सर्च ऑपरेशन कंडक्ट कराती है, जिसका मेन मोटिव होता है कि जो फ्लाइट 19 मिशन में 14 क्रू मेंबर्स और इनके जो लड़ाकू विमान थे उसको सर्च किया जाए, उसको ढूंढा जाए कि वो कहाँ है एक्चुअली में। तो एक सर्च एंड मैरीन रेस्क्यू ऑपरेशन को कंडक्ट कराया जाता है, जिसमें 13 क्रू मेंबर्स थे। और दोस्तों सबसे चौंकाने वाली बात है कि ये जो सर्च एंड मैरीन रेस्क्यू के 13 क्रू मेंबर्स थे ये भी लॉस्ट हो जाते हैं, इनका भी कुछ अता पता नहीं चलता है। यानी कि अब टोटल 27 लोग ऐसे हैं जिनकी जानें जा चुकी है, 14 उस मिशन में फ्लाइट 19 के मिशन में और 13 क्रू मेंबर जो सर्च एंड मैरीन रेस्क्यू के लिए गए थे। टोटल 27 लोगों की जान ले चुका है ये बरमूडा ट्रायंगल। तो दोस्तों ये जो बरमूडा ट्रायंगल है ये फ्लोरिडा से लेकर के बरमूडा तक और बरमूडा से लेकर के प्यूर्टो रिको तक फैला है, जिसकी जो एरिया है वो 5 लाख स्क्वायर मील्स है। और इसी के अंदर वो जो 5 फ्लाइट 19 के लड़ाकू विमान थे वो क्या हो गए थे, ध्वस्त हो गए थे, उनका कुछ अता पता नहीं चला था। सर्च एंड मैरीन रेस्क्यू की भी जो टीम गई थी वो इसी इलाके में ध्वस्त हो गई थी, उसके भी कुछ अता पता नहीं चला था। दोस्तों फ्लाइट 19 की इस कहानी ने सबको चौंका दिया। ये कहानी वर्ल्ड की सबसे मिस्टीरियस स्टोरी बन गई। आज न जाने कितने गाने, न जाने कितने सॉन्ग, न जाने कितनी स्टोरीज बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर बताई जाती हैं। और मिस्टीरियस स्टोरी बताई जाती है इस कहानी में, जब क्रिस्टोफर कोलंबस जिन्होंने अमेरिका की डिस्कवरी की है वो अपने शिप से जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि जब वो इस बरमूडा ट्रायंगल वाले रीजन से होकर के गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि आसमान से एक कोई रेड फायर, कोई लाल फायर जो है वो आसमान से निकल करके वो कहाँ गिर रहा है, वो समुद्र में गिर रहा है। और क्रिस्टोफर कोलंबस ने कहा कि जब वो इस रीजन में पहुंचे, बरमूडा ट्रायंगल के रीजन में पहुंचे, तो उनका कंपास काम करना बंद कर दिया और आसमान से उन्होंने लाल एक आग का गोला समुद्र में गिरते हुए देखा। एक और कहानी इस मिस्टीरियस स्टोरी को डिफाइन करती है। जब एलन ऑस्टिन 1881 में लंदन से न्यूयॉर्क जा रहे थे अपने कुछ क्रू मेंबर के साथ में, ये कहाँ जा रहे थे, लंदन से न्यूयॉर्क जा रहे थे, सरगासो सी के आसपास। सरगासो सी थी, उसी से लंदन से न्यूयॉर्क जा रहे थे और ये बरमूडा ट्रायंगल वाले रीजन में पहुंचते हैं। तो जब उस रीजन में जाते हैं तो ये शिप से जा रहे होते हैं तो उनको एक नाव दिखती है, एक शिप दिखती है। उस शिप में कोई भी इंसान नहीं दिख रहा होता है। तो पहले के टाइम पे ऐसी कुछ शिप्स बनाई जाती थी जिसमें ऑब्जर्वेशन के लिए उसको बनाई जाती थी, लूटने के लिए बनाई जाती थी कि जब कोई शिप्स वहाँ पे आए उसके पास में तो ये लोग निकल करके फायर करते थे। तो यहाँ पे जो एलन ऑस्टिन थे उनको लगा हो सकता है कि इसके अंदर कोई इंसान हो, तो वो ये जा करके पहले तो कुछ देर उसमें इंतजार करते हैं, देखते हैं कि जब कोई इंसान इस शिप से बाहर नहीं निकलता है तो एलन ऑस्टिन अपने 4 सबसे मजबूत क्रू मेंबर्स को भेजते हैं कि आप जाओ इसके अंदर देखो कि क्या है। जब दोस्तों एलन ऑस्टिन और 4 मेंबर के साथ इसके अंदर जाते हैं तो उन्हें दिखता है कि इस शिप के अंदर बहुत ज़्यादा सामान रखे हुए हैं। यहाँ की जो अंदर की कहानी है मैं अगर आपको बताऊं, इसके अंदर बहुत सारे सामान पड़े हुए हैं, टेबल लगी हुई है। पर सबसे चौंकाने वाली बात है कि जहाँ कैप्टन बैठता है यहाँ पे कोई लॉग बुक नहीं है। अब ये लॉग बुक क्या होती है
जब भी कोई शिप समुद्री रास्ते से तय करती है कोई रास्ता, तो उसमें एक लॉगबुक होता है जो बताता है कि कहाँ से कहाँ जाना है, इसका मिशन क्या है। तो उन्होंने देखा कि इस शिप में कोई लॉगबुक नहीं था, साथ साथ कैप्टन का जो नेम प्लेट था वो भी नहीं था इसके अंदर, जो सबसे चौंकाने वाली बात थी। एलन ऑस्टिन क्या करते हैं, लालच में आते हैं, उनको लगता है अगर हम इस शिप को ले जाएं और जा करके बेचें तो हमारा बहुत मुनाफा होगा। तो एलन ऑस्टिन पैसे वैसे की बात करते हैं अपनी क्रू मेंबर से कि मैं तुमको इतना पैसा दूंगा। 4 लोगों को भेजते हैं कि भैया इस शिप के पीछे पीछे ले चलो और लेकर के चलेंगे और बेचेंगे तो बड़ा मजा आएगा, न्यूयॉर्क में जाकर के इसको बेचा जाएगा, बहुत मजा आएगा। एलन ऑस्टिन ये बात बोलते हैं। अब क्या होता है, 2 दिन तक तो सारे मामला साफ साफ रहते हैं, ये शिप और ये शिप दोनों साथ साथ चलती हैं। लेकिन दोस्तों 2 दिन के बाद एक तूफान आता है समुद्र में, जिसमें ये जो शिप होती है गायब हो जाती है और इनके जो 4 क्रू मेंबर्स थे वो भी गायब हो जाते हैं और ये शिप बच जाती है। इस कहानी के बाद में क्या होता है कि इस शिप को एक नाम दिया जाता है घोस्ट शिप, एक नाम दिया जाता है घोस्ट शिप। एलन ऑस्टिन की ये जो कहानी है ये बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस कहानी बताई जाती है इस बरमूडा ट्रायंगल वाले रीजन के बारे में। अब ये जो कहानी है इसका कोई प्रमाण अवेलेबल नहीं है, कोई साक्षात फैक्ट्स अवेलेबल नहीं है, और ऐसी कहानियों की जो बहुत पुरानी होती है उनका कोई फैक्ट्स अवेलेबल नहीं होता है, उन्हें लीजेंड्स कहा जाता है। इस वजह से इस कहानी को अर्बन लीजेंड्स बोला जाता है। दोस्तों बरमूडा ट्रायंगल की कहानी को समझने के लिए आपको ब्रूस जर्नल की कहानी भी समझनी चाहिए, एग्जैक्ट ये फैक्ट समझना चाहिए। ब्रूस जर्नल कौन है? ब्रूस जर्नल एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन है और ये बहुत ही अच्छे पायलट हैं। ब्रूस जर्नल इस बरमूडा ट्रायंगल वाले रीजन से रोज भैया मियामी से एंड्रेस आइसलैंड जाया करते थे, एंड्रोस आइसलैंड रोज जाया करते थे, मियामी से लेकर के एंड्रोस आइसलैंड इस बरमूडा ट्रायंगल वाले रीजन में, क्योंकि ये बहुत अच्छे पायलट हुआ करते थे भाई। इनको टोटल 90 मिनट का समय लगता था मियामी से एंड्रोस आइसलैंड जाते हुए। अब दोस्तों क्या हुआ ये कहानी में समझाता हूँ। एक बार ये जो ब्रूस जर्नल हैं ये अपने साथी बिजनेसमैन और अपने पिता के साथ में मियामी से एंड्रोस आइसलैंड जाते हैं। थोड़ी देर तक तो सब कुछ साफ रहता है, मौसम भी एकदम क्लीन रहता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब इस बरमूडा ट्रायंगल वाले रीजन में एंट्री करते हैं तो अचानक से क्या होता है, अचानक से इन्हें काले बादल घेर लेते हैं, इनकी शिप्स गायब हो जाती हैं और ऐसा लगता है कि ये एक ऐसे जाल में फंस चुके हैं जहां इन्हें कुछ दिख नहीं रहा है। एक गुफा बादलों की बनती है और थोड़ी दूर के बाद किसी तरीके से ये उस अपनी जान को बचा करके उस बादलों से बाहर आते हैं और वापस से मियामी लौट आते हैं। तो दोस्तों इन्होंने एक चीज ऑब्जर्व किया कि मियामी से एंड्रोस आइसलैंड जाने में इनको जो समय लगता था 90 मिनट लगता था, लेकिन किसी तरीके से जब उन्होंने अपनी जान मान बचा के मियामी से एंड्रोस आइसलैंड उस दिन पहुंचे तो इनको जो समय लगा वो 47 मिनट का लगा। कितना समय लगा? 47 मिनट का। वैसे इनको समय लगता था 90 मिनट का, लेकिन उस दिन क्या हुआ, उस दिन इनको 47 मिनट का समय लगा। तो ब्रूस जर्नल को लगा कि ये टाइम ट्रेवल कर गए हैं। कैसे दोस्तों, इनको ऐसा क्यों लगा मैं आपको समझाता हूँ। देखो मियामी से जो एंड्रोस आइसलैंड की दूरी है वो 400 किलोमीटर है और ये जो जहाज थी जिससे ट्रेवल कर रहे थे इसका नाम था बीच क्राफ्ट बोनाजा। बीच क्राफ्ट बोनाजा जो है ये 6 सीटर प्लेन है, इसकी जो मैक्सिमम स्पीड होती है वो 290 किलोमीटर पर आवर होती है। ये बीच क्राफ्ट बोनाजा 3 करोड़ की आती है और ये 290 किलोमीटर पर आवर से चलती है। तो ये जो मियामी से एंड्रोस आइसलैंड की दूरी थी वो 400 किलोमीटर थी। उस दिन ऐसा क्या हुआ आइए समझते हैं। अगर हम देखें, अगर हम अपनी कैलकुलेशंस को देखें तो जो उनको टाइम लगना चाहिए, अगर ये अपनी फुल स्पीड से चलते तो जो डिस्टेंस थी वो 400 किलोमीटर थी, और अगर ये बीच क्राफ्ट बोनाजा अपनी फुल स्पीड से चलती तो 400 डिवाइडेड बाई 290 करेंगे तो जो टाइम लगना चाहिए वो 83 मिनट लगना चाहिए। मतलब कम से कम 83 मिनट तो लगना ही चाहिए इनको मियामी से एंड्रोस आइसलैंड जाने में। पर उस दिन क्या हुआ, उस दिन ये 47 मिनट में ही मियामी से एंड्रोस आइसलैंड पहुंच गए। इनको लगा कि ये टाइम ट्रेवल कर गए। ये है ब्रूस जर्नल की कहानी। तो दोस्तों क्या हुआ था उस दिन ये मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। अब एक मैगजीन आती है जो सबको चौंका देती है। इस मैगजीन के राइटर है विंसेंट गदीज। विंसेंट गदीज अपने एक मैगजीन पब्लिश करते हैं जिसका नाम है अर्गोसी। इन्होंने एक नाम दिया था इस अर्गोसी मैगजीन में ही बरमूडा ट्रायंगल को, इन्होंने कहा था द डेडली बरमूडा ट्रायंगल। अब दोस्तों ये जो अर्गोसी मैगजीन है और जो विंसेंट गदीज है ये पल्प फिक्शंस कहानियां लिखते हैं। मतलब ऐसी कहानियां लिखते हैं जिसको हमारे घर वाले बोलते हैं कि इसको मत पढ़ो, उसको हम लोगों के सामने नहीं पढ़ने दिया जाता है, यानी फिक्शंस स्टोरीज लिखते हैं। ये पल्प फिक्शंस कहानियां लिखते हैं जिनका नाम है विंसेंट गदीज।
अब विंसेंट गदीज ने सबसे पहली बार इस बरमूडा ट्रायंगल को बोला था द डेडली बरमूडा ट्रायंगल। इसको अरगोजी मैगजीन में इन्होंने ये बात बोली थी। ऐसी न जाने कितनी कहानियां हैं जिसने न जाने कितने लोगों की जान ले चुकी हैं। अगर बरमूडा ट्रायंगल की बात करूं तो इसमें से 100 से ज़्यादा लड़ाकू विमान, लगभग 8000 लोगों की जान ले चुका है बरमूडा ट्रायंगल का ये अटलांटिक ओशियन वाला रीजन। अब क्या इसके फैक्ट्स हैं, आइए इसको देखते हैं। तो अगर हम कहानियों की सुने, पुरानी बातों को सुने, तो ऐसा बताया जाता है, इसकी 3 मेन रीजन बताए जाते हैं जो कि बिल्कुल बकवास वाली बातें हैं। ऐसा कहा जाता है, लोग ऐसे कहते हैं कि भैया समुद्र के अंदर क्या रहता है, समुद्र के अंदर एक विलेन रहता है जो समुद्रों को क्या कर लेता है, निगल लेता है, खा लेता है ना। फिर कहा जाता है कि भैया समुद्र के अंदर कुछ एलियंस वगैरह होंगे, वही एलियंस वगैरह क्या करते हैं, इंसानों को पकड़ लेते हैं, शिप्स को निगल जाते हैं। और एक कहानी है कि भैया इस समुद्र के नीचे ना सिटी ऑफ अटलांटिक बसता है, जिसमें कुछ जो इंसान रहते हैं उनकी आधी शरीर मछली की रहती है और आधी शरीर इंसानों की रहती है। ये कुछ मूवीज वगैरह से इंस्पायर्ड है। ये सब कहानियां बिल्कुल बकवास है, जिसमें साफ साफ बताया जाता है, लोगों का कहना है कि भैया समुद्र के नीचे एक विलेन रहता है, एलियन रहता है, या कुछ लोगों का मानना है कि इसके नीचे एक सिटी बसी हुई है जिसे बोलते हैं सिटी ऑफ अटलांटिक, जिसमें क्या होता है, शिप्स वगैरह को निगल लिया जाता है और यहाँ पे जो इंसान होते हैं उनको बंदी बना लिया जाता है और इनसे यहाँ पे काम वाम कराया जाता है। ये सब बकवास की बातें हैं। आइए देखते हैं कि साइंटिफिक स्टोरी क्या है, साइंटिफिक चीजें क्या है। अगर हम बरमूडा ट्रायंगल की बात करें तो जो बरमूडा ट्रायंगल है वन ऑफ द मोस्ट ट्रैफिक वाला एरिया है। यानी अगर आज आप जाओ flightradars.com पे अगर आप जाओ या फिर trafficinsider.com पे जाओ और बरमूडा ट्रायंगल वाले रीजन पे देखो, तो सबसे ज़्यादा जो प्लेन्स और शिप चलती हैं और उड़ती हैं वो बरमूडा ट्रायंगल वाले रीजन से उड़ती हैं। तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों कि जहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा होगा वहाँ पे दुर्घटनाएं भी ज़्यादा होंगी। तो इसी वजह से इस बरमूडा ट्रायंगल वाले रीजन पे ज़्यादा दुर्घटनाएं होती हैं। अगर हम नोवा और यूनाइटेड स्टेट कोस्टल गार्ड की रिपोर्ट को पढ़ें तो हमको समझ में आएगा कि जो 10 डेडली प्लेस है ना, 10 मोस्ट डेडली प्लेस में भी बरमूडा ट्रायंगल का कोई अता पता नहीं है, कोई नामो निशान नहीं है। पर क्यों इसे सबसे मिस्टीरियस माना जाता है, मैं आपको बताता हूं। तो आइए देखते हैं कि इस बरमूडा ट्रायंगल का साइंटिफिक रहस्य क्या है, साइंटिस्ट इसके बारे में क्या कहते हैं, क्या साइंटिफिक कैलकुलेशंस हैं जो बरमूडा ट्रायंगल की इस हिस्ट्री को बताती हैं। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि समुद्र के रीजन जो बरमूडा ट्रायंगल वाला रीजन है, इसमें कुछ ज्वालामुखी के सोर्स हैं जहाँ से क्या होते हैं, ज्वालामुखी फटते हैं और यहाँ से मीथेन गैस रिलीज होती है। अब ये जो मीथेन होता है ये क्या कर देता है, ये पानी की डेंसिटी को बहुत कम कर देता है, जिसकी वजह से क्या होती है, जो शिप्स वगैरह होती हैं वो डूब जाती हैं। दूसरा जो साइंटिफिक मानना है वो ये मानना है कि समुद्र के नीचे कुछ पहाड़ियाँ होती हैं जो क्या करती हैं, जो शिप्स को पहले के टाइम पे जो शिप्स होते थे उसमें रेडार और सोनार नहीं होता था, तो हमको नहीं पता लग पाता था कि नीचे कितनी पहाड़ियाँ हैं। तो जब उसमें शिप्स जाती थी तो फंस जाती थी, टकरा जाती थी और शिप्स वेनिश हो जाती थी। लेकिन आज के जहाज़ों में रेडार और सोनार आ गया है तो हमको पता लग जाता है कि शिप्स के नीचे कौन सी पहाड़ियाँ हैं, समुद्र में कौन सी समुद्री पहाड़ियाँ हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि जो बरमूडा ट्रायंगल वाला रीजन है इसमें समुद्री पहाड़ियाँ हैं, तो जब इससे शिप्स होकर के जाती हैं तो टकरा जाती हैं और यहाँ से सारी चीज़ें हो जाती हैं। दूसरी बात है, जो बरमूडा ट्रायंगल वाला रीजन है इसके आसपास बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं और यहाँ पे जो हवा की स्पीड होती है बहुत ज़्यादा होती है और ये हवाएं पहाड़ से टकराती हैं और पहाड़ से टकराने के बाद में समुद्र में चक्रवात आ जाता है, जिसकी वजह से भी क्या हुआ था, शिप्स वगैरह डूब जाया करती थी। तो ये एक मिस्ट्री है, इसका पर्दाफाश हो चुका है। भारत की या पूरे विश्व की 10 सबसे डेडली जगह में से भी इसका नाम नहीं है और ऐसा नहीं है कि बरमूडा ट्रायंगल में ही इतनी जाने गई हैं। हमारे इंडिया में भी उड़ीसा के पास में ऐसी जगह है जिसको डेडली प्लेस कहा जाता है, पर ये जो बरमूडा ट्रायंगल है ये विश्व की 10 डेडली प्लेस में भी इसका नामो निशान नहीं है। ये सिर्फ एक मिस्टीरियस कहानी है और एक ऑब्वियस सी बात है कि जहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक्स होगी वहाँ पे ज़्यादा दुर्घटनाएं होंगी। तो आई होप बरमूडा ट्रायंगल का पूरा रहस्य आपको समझ में आया होगा।